लोग इसके बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन की गारंटी है आज की क्लास से। आज की क्लास में हम बीजांडा न्यास पढ़ेंगे, साथ में पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन पढ़ेंगे, पुष्प सूत्र पढ़ेंगे और पुष्प चित्र पढ़ेंगे। जब आप इतना कुछ पढ़ोगे तो कहोगे आज की क्लास कंप्लीट हुई है। पिछली क्लास में आपने जायांग का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। सबसे पहले बीजांडा न्यास प्रेजेंटेशन, ये लीजिए बीजांडा न्यास, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो प्लेसेंटेशन। बीजांड प्लस विन्यास क्या होता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अंडाशय में बीजांड होते हैं, पर ये बीजांड कहां लगे हुए हैं यही देखना है। और अंडाशय में बीजांड की व्यवस्था बीजांडा न्यास कहलाती है। मैं बोल देता हूं, ये एक तरह से किसकी व्यवस्था है? अंडाशय में बीजांड की व्यवस्था है। अंडाशय में बीजांड की व्यवस्था बीजांडा न्यास कहलाती है। या मैं यूं भी कह सकता हूं, और अच्छी परिभाषा, अंडाशय में बीजांड और बीजांडा सन की व्यवस्था। हालांकि जहां बीजांडा सन होगा वहीं बीजांड होगा। बीजांडा सन अंग्रेजी में प्लेसेंटा, कि बीजांड जिस संरचना पर विकसित होता है वह बीजांडा सन होता है। जहां बीजांडा सन होगा वहीं बीजांड होगा। पर यह भी एक परिभाषा आपको कुछ जगह पर लिखी हो सकती है कि बीजांड वह बीजांडा सन की व्यवस्था, ओव्यूल व प्लेसेंटा की व्यवस्था वो भी बीजांडा न्यास ही कहलाती है। कि अंडाशय में बीजांड और बीजांडा सन की व्यवस्था बीजांडा न्यास कहलाती है। अब ये बीजांड क्या होता है? आप जानते हो बीजांड वह संरचना होती है जिससे निषेचन के बाद बीज बनता है। ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ रखी है। और बीजांडा सन को मैंने बता ही दिया, जिस संरचना पर बीजांड विकसित होते हैं वह संरचना बीजांडा सन होती है। अब अपने यहां कई प्रकार के बीजांडा न्यास पढ़ेंगे, फिर प्रकार, फिर आधार। आधार रहेगा कि बीजांड कहां लगा हुआ है अंडाशय में, उसकी स्थिति क्या है, उस आधार पर। अब जब इनको कई प्रकार के पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक आता है कि सर हम इसका वर्णन कैसे करेंगे। याद रखो, जब भी वर्णन की आवश्यकता महसूस होती है तो वर्णन की आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए आप एक ऑर्डर फिक्स कर लिया करो। जैसे मैं यहां सबसे पहले जब भी बीजांडा न्यास के प्रकार पढ़ाऊंगा तो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, फैमिली के नाम से बताऊंगा। या आप एग्जाम्पल ना लिखकर पहले ये मान लीजिए, पहले अपन अगर किसी भी एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फैमिली का नाम, अगर आपके सिलेबस की कोई फैमिली है तो मैं उसको बोलूंगा। उसके बोलने से आपको दो चीजें फ्री मिल जाएगी। एक तो जायांग का प्रकार फ्री मिल जाएगा, हालांकि मतलब उसके फैमिली के पुष्प सूत्र को आप आगे पढ़ोगे, पुष्प सूत्र, तो वहां से पता लग जाएगा कि उसमें किस प्रकार का जायांग है। फिर मैं यहां पर 3 नंबर पर आपको बताऊंगा अंडाशय का प्रकार। यह चित्र के साथ से पता लगेगा आपको। चित्र बनाऊंगा मैं, और अगर कहीं कुछ बच गया तो लास्ट में विशेष आ जाएगा। सारे प्रकार में इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ लेते हैं। ध्यान देना, अभी मैंने परिभाषा बताई है केवल कि अंडाशय में बीजांड की व्यवस्था, या यूं कह सकते हैं अंडाशय में बीजांड और बीजांडा सन की व्यवस्था बीजांडा न्यास कहलाती है। बीजांड निषेचन के बाद बीज में विकसित होते हैं, यह आप जानते हो। अब यह बीजांडा न्यास निम्न प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले मैं लेके आ रहा हूं यहां सीमांत बीजांडा न्यास, अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल। ये लीजिए, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। हम अपने इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। पहली बात, इस प्रकार का बीजांडा न्यास लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की विशेषता है। ये देखो, मैंने जानबूझ के पहले लेग्यूमिनोसी बोला है, हालांकि ये आप आगे पढ़ने वाले हो। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की विशेषता है, लेकिन जब आप लेग्यूमिनेसी कुल पढ़ोगे तो उसमें पुष्प सूत्र पढ़ोगे और वहां पर पढ़ोगे G1। यहां से आपको पता लग गया कि जायांग के दाईं तरफ आधार पर 1 अंक लिखा हुआ है। 1 अंक का मतलब इसमें अंडकों की संख्या 1 होती है। यानी ये किस प्रकार के जायांग में हो गया?
इस प्रकार का बीजांडान्यास एक अंडपी जायांग में होता है। ये लीजिए, एक अंडपी जायांग में। ये आपको इसके एग्जाम्पल से फ्री पता लग गया कि यह एक अंडपी जायांग में होता है लेग्यूमिनेसी कुल के हिसाब से। तो अभी तक आपने दो बातें पता कर ली कि इस प्रकार का बीजांडान्यास एक्चुअली लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों का विभेदात्मक लक्षण है, पहली बात तो। और दूसरी बात यह एक अंडपी जायांग में पाया जाता है, यह दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कर लेते हैं, चित्र की बात करें अगर, तो यहां कंडीशन ऐसी सी होती है, ये अंडाशय है इसका, हंसियाकार आकृति का अंडाशय, ये इसकी मार्जिन है, किनारे, सीमांत, सीमा पर बीजांडासन और बीजांड। मुझे बीजांडासन और बीजांड से मतलब अभी नहीं है, मुझे इतना पता है कि इस अंडाशय में कोष्ठक केवल एक है, यानी ये एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है, एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है। यानी इतनी बात हो गई, आपने अंडाशय का प्रकार भी निकाल दिया, चित्र अभी देख ही रहे हैं। यानी इतनी बात हुई कि इस प्रकार का बीजांडान्यास लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की विशेषता है। यह बीजांडान्यास एक अंडपी जायांग में और एक कोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है। यहां पर बीजांडासन और बीजांड अंडाशय की सीमा पर, मार्जिन पर लगे होते हैं। पर यह चित्र आपको कंफ्यूज करता है, ध्यान देना, कंफ्यूज ये यूं करता है कि जैसे अंडाशय में एक ही बीजांड हो, यह गलत बात है। सीमांत बीजांडान्यास जिन अंडाशयों में होता है उसमें कई बीजांड पाए जाते हैं, यह इसका विशेष है। मैं लिख रहा हूं इसमें कई बीजांड। तो फिर सर ये कई बीजांड लगे हुए कैसे हैं? इसके लिए एनसीईआरटी में एक चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मटर की फली का चित्र उन्होंने दिखाया है। ये मटर की फली, ये यहां लगे होते हैं, यहां पर ये देखो कई सारे बीजांड, ये देखो। यानी इसमें बीजांड और बीजांडासन अंडाशय की अधर सीवनी पर, यह याद करने की बात है, वेंट्रल सटर पर, अधर सीवनी पर लगे होते हैं, यह याद कर लेना, अधर सीवनी पर दो पंक्तियों में लगे होते हैं, ये याद करने की बात है। यानी पूरी बात में बोलूं तो मैं ये बोलूं कि सीमांत बीजांडान्यास एक अंडपी जायांग और एक कोष्ठ के अंडाशय में पाया जाता है। यह लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की विशेषता है। इसमें कई बीजांड अंडाशय की अधर सीवनी पर दो पंक्तियों में विन्यासित होते हैं। कई बीजांड, यह इसका विभेदात्मक लक्षण है। चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख रहे हो। एग्जाम्पल, लेग्यूमिनेसी कुल, कई सारे एग्जाम्पल बोल सकते हो आप, मटर, सेम, केसिया, अकेसिया, कई सारे एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के आप बोल सकते हो, और उसमें इसी प्रकार का बीजांडान्यास पाया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे अपन, स्तंभीय, या इसको एक और नाम जानते हैं अक्षीय, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। आ जाइए, इसका नाम है एक्साइल, एक्सल, अपन गांव की भाषा में बोले तो इस एक्साइल को अपन बोलते हैं एक्सल, समझने के लिए केवल याद रखना। एक्सल का, एक्सल हमेशा सेंटर में होता है। इसका मतलब यहां जो कुछ भी होने वाला है वो कहां पर होने वाला है? सेंटर में होने वाला है। खैर, पहली बात अपना ऑर्डर में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझाने के लिए। स्तंभीय या अक्षीय बीजांडान्यास मालवेसी कुल में होता है, एक बात। सोलनेसी कुल में होता है, दो बात। और लीलियसी कुल में होता है। एक क्वेश्चन बनता भी है, मालवेसी, सोलनेसी और लीलियसी तीनों में समानता क्या है? समान प्रकार का बीजांडान्यास। मालवेसी में कई सारे पौधे के नाम लिख सकता हूं आप, कपास, भिंडी, ये मालवेसी, और भी कई सारे, गुड़हल। सोलनेसी में मैं लिखूं टमाटर, पिटूनिया, और भी कई लिख सकते हो आप, फैमिली में डिटेल में आएगा। लीलियसी में प्याज, और भी कई आ सकते हैं।
तो कल को एग्जाम्पल ये भी एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है, या यूं भी पूछ सकता है कपास, भिंडी, टमाटर, पिटूनिया और प्याज में क्या समानता है? एक समान प्रकार का बीजांडा न्यास पाया जाना। अब देखो मालवेसी में ये आप पढ़ोगे आगे जी 5 से अनंत होता है, सोलनेसी में ये जी 2 होता है और मालवेसी में ये जी 3 होता है। यहां से आपको जायांग का प्रकार फ्री मिल जाएगा, ये याद करने पड़ेंगे, सूत्र याद करने पड़ेंगे कि इस प्रकार का बीजांडा न्यास द्विअंडपी या त्रिअंडपी या पंच अंडपी से बहुअंडपी मगर संयुक्त अंडपी जायांग में पाया जाता है। आप देख रहे हो ब्रैकेट लगा हुआ तीनों जगह, इसे संयुक्त अंडपी जायांग, यानी जायांग का प्रकार निकाल दिया आपने कि ये द्विअंडपी या त्रिअंडपी या पंच अंडपी से बहुअंडपी मगर संयुक्त अंडपी जायांग में पाया जाता है। अब यहां अंडाशय के प्रकार की बात करेंगे। मैं एक चित्र बनाऊंगा यहां पर लीलियसी कुल का चित्र। लीलियसी कुल में 3 अंडप थे, ये पहला अंडप, ये यहां पर दूसरा अंडप और ये यहां पर तीसरा अंडप। ये देखिए, ये पहला अंडप, ये दूसरा अंडप, ये तीसरा अंडप। ये अब होता क्या है यहां पर वो समझिए। यहां अंडप के किनारे या अंडाशय के किनारे सेंटर की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे इसका किनारा सेंटर की ओर मुड़ गया और ये सेंटर में आकर मिल जाते हैं। सब के सब कहां आकर मिलेंगे? सेंटर में आकर मिलेंगे। ये देखिए, ये तीनों के तीनों कहां आकर मिल गए? सेंटर में, जिससे सेंटर में एक केंद्रीय अक्ष बन जाता है। ये देखो, अभी जब ये सेंटर में मिलेंगे आकर तो सेंटर थोड़ा सा फूल जाएगा, जिसे मैं केंद्रीय अक्ष बोल रहा हूं। ये सेंटर में केंद्रीय अक्ष बन गया। अब अगर यहां अंडाशय में आप कोष्टकों की संख्या देखोगे तो मैंने 3 बना दी, 1 कोष्टक, 2 कोष्टक, 3 कोष्टक। यहां अंडप 3 थे, इसलिए कोष्टक भी 3 है। मतलब सामान्यतः अंडाशय में कोष्टकों की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर होती है। अगर कल को मैं 2 अंडप बनाता, पिटूनिया वाला डायग्राम, तो 2 ही कोष्टक बनाता। यहां मालवेसी वाला बनाता तो जितने अंडप होते उतने ही कोष्टक बनेंगे। अब खास बात, बीजांडा सन और बीजांड अंडाशय के सेंटर पर विकसित होते हैं। ये देखो, इस सेंटर में बने हुए कॉलम पर विकसित होते हैं, इसीलिए सेंटर में है, इसीलिए इसका नाम स्तंभीय या अक्षीय बीजांडा न्यास है। समझ में कुछ नहीं आया? जब मैंने डायग्राम बनाया है, एक बार फिर से बोलूं मैं, इस प्रकार का बीजांडा न्यास द्विअंडपी या त्रिअंडपी या पंच अंडपी से बहुअंडपी मगर संयुक्त अंडपी जायांग में पाया जाता है। इसमें अंडप के किनारे सेंटर की ओर वृद्धि करके सेंटर में मिलते हैं, जिससे एक केंद्रीय अक्ष का निर्माण होता है। बाद में बीजांडासन और बीजांड इसी केंद्रीय अक्ष पर विकसित होते हैं। यहां अंडाशय में कोष्टकों की संख्या जायांग में अंडपों की संख्या के बराबर होती है। सामान्यतया ऐसा होता है। अब एक अच्छी बात, यह सबसे सामान्य प्रकार का बीजांडा न्यास है, मतलब मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, सामान्य बीजांडा न्यास। ज्यादातर पादपों में यही होता है। आपने एग्जाम्पल लिख लिए इसके, मालवेसी जैसे कपास और भिंडी, सोनेसी में टमाटर पिटूनिया, लीलियसी में प्याज। इन तीनों फैमिली के अलावा भी होता ही है, जैसे नींबू में होता है, नींबू का आया हुआ है एक बार, संतरा में होता है, इनमें भी इसी प्रकार का बीजांडा न्यास पाया जाता है। सेंटर में आके मिले इसलिए इसका नाम है एक्साइल, जिसको गांव में अपन एक्सल बोलते हैं, और वो सेंटर में ही होता है। खैर, तीसरा पढ़ेंगे अपन इसके साथ फ्री, और वह है मुक्त स्तंभीय, जिसका एक और नाम से जानते हैं मुक्त अक्षीय। मुक्त स्तंभीय या मुक्त अक्षीय क्या होता है? इसमें बीजांडासन और बीजांड अंडाशय के सेंटर में होते हैं, इसमें भी अक्षीय लिखा हुआ है, फ्री सेंट्रल।
सेंटर में होते हैं, परंतु यहां अंडाशय में कोई पट नहीं पाया जाता, अतः अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है। ध्यान से, ये मैंने अंडाशय बनाया, इसमें कोई पट नहीं है, तो इस प्रकार का बीजांडान्यास एक कोष्ठकीय अंडाशय में होता है, और इस एक कोष्ठकीय अंडाशय के सेंटर में बीजांडासन और बीजांड लगे होते हैं। इसके देखो सेंटर में, यहां पर ये बीजांडासन, ये बीजांड, सेंटर में, सेंटर में पट रहित अंडाशय होता है इसमें, इसीलिए ये एक कोष्ठकीय अंडाशय है। तो जब पट रहित अंडाशय के सेंटर में बीजांडासन और बीजांड लगे तो उसको बोलते हैं मुक्त स्तंभीय या मुक्त अक्षीय, और यह पाया जाता है डाइएंथस में, पिंक में यही पाया जाता है, यह याद करने की बात है। प्रिमरोज में भी यही पाया जाता है। ये पिंक कैरियोफिलेसी कुल का पौधा है, यह आया हुआ है। कैरियोफिलेसी कुल में किस प्रकार का बीजांडान्यास होता है? मुक्त स्तंभीय या मुक्त अक्षीय प्रकार का बीजांडान्यास पाया जाता है, यह आपको देखना है। एक कोष्ठ के अंडाशय होता है इसमें। चौथा पढ़ोगे आप इसमें भित्तीय बीजांडान्यास, मैं इधर बना देता हूं चौथा। ये आपने पहला कंप्लीट किया, ये इधर आपने दूसरा कंप्लीट किया, ये तीसरा कंप्लीट हो गया, और अब अपन यहां पढ़ रहे हैं चौथा, भित्तीय बीजांडान्यास। भित्तीय पेराइटल प्रेजेंटेशन, समझिए। ये क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी कुल के पादपों की विशेषता है। भित्तीय किसे बताया मैंने? या तो बताया मैंने क्रूसीफेरी में, और या बताया मैंने ये कुकुरबिटेसी में। ये याद करने की बात है। अब क्रूसीफेरी बोले तो आप जानते हो उसमें होता है G2, और कुकुरबिटेसी बोले तो उसमें होता है G3 या G1 भी लिख सकते हैं, 3 लिख लेते हैं अपन। मिला के बोले तो आपको पता लग गया ये द्विअंडपी या त्रिअंडपी मगर संयुक्त अंडपी जायांग में पाया जाता है, या तो द्विअंडपी या त्रिअंडपी मगर संयुक्त अंडपी जायांग में पाया जाता है। ये तो जायांग का प्रकार बोला आपने। क्रूसीफेरी के कई सारे पौधे आपके दिमाग में आते हैं, सरसों, मूली। कुकुरबिटेसी में कई सारे पौधे आते हैं, खीरा, लौकी और कई। इनमें इसी प्रकार का बीजांडान्यास होता है। अब यहां अंडाशय कैसा होगा, मैं क्रूसीफेरी के हिसाब से बोल रहा हूं। यहां पर अंडाशय प्रारंभ में एक कोष्ठकीय होता है, शुरू में उसमें एक ही कोष्ठक होता है, लेकिन बाद में उसमें एक आभासी पट जिसका नाम इंपॉर्टेंट है रेपलम बन जाने के कारण यह द्विकोष्ठकीय हो जाता है। समझिए, मैं क्रूसीफेरी कुल का चित्र बना रहा हूं। यह अंडाशय, यह आरंभ में एक कोष्ठकीय है, पर बाद में एक आभासी पट बन गया, झूठा पट, आभासी पट, इसका नाम है रेपलम बन के कारण यह द्विकोष्ठकीय हो जाता है। यहां बीजांडासन और बीजांड अंडाशय की भित्ति पर लगे होते हैं, परिधि पर। यह भित्ति यहां पर परिधि पर लगे होते हैं, ये भित्ति पर लगे हैं, इसीलिए इसका नाम है भित्तीय बीजांडान्यास। परिधि पर भीतरी सतह की ओर, भित्ति को बोल सकते हैं परिधि की भीतरी सतह, भीतर क्यों लगे होते हैं, गुहा में लगे होते हैं, पर लगे भित्ति पर होते हैं, इसको बोलते हैं भित्तीय बीजांडान्यास। अपन यहां कुकुरबिटेसी का भी चित्र बना सकते हैं। कुकुरबिटेसी में 3 अंडप होंगे, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, और भित्ति पर अंदर की ओर, भित्ति पर अंदर की ओर, ये देखिए भित्ति पर अंदर की ओर बीजांडासन और बीजांड विकसित होते हैं, तो उसको बोलते हैं भित्तीय बीजांडान्यास। वापस बोलूं मैं, इस प्रकार का बीजांडान्यास द्विअंडपी या त्रिअंडपी मगर संयुक्तांडपी जायांग में पाया जाता है। इस प्रकार का बीजांडान्यास जिस किसी अंडाशय में होता है वो आरंभ में एक कोष्ठकीय होता है। क्रूसीफेरी कुल में, नाम लेके बोल रहा हूं, रेपलम क्रूसीफेरी कुल की विशेषता है। क्रूसीफेरी कुल में आभासी पट बनने के कारण यह द्विकोष्ठकीय हो जाता है, आभासी पट रेपलम कहलाता है। बीजांडासन और बीजांड अंडाशय की भित्ति पर विकसित होते हैं, इसीलिए इसको भित्तीय प्रकार का बीजांडान्यास कहते हैं। एग्जाम्पल बोले तो मैं अगर क्रूसीफेरी बोलता हूं तो आप समझ गए, सरसों आ गया, मूली आ गया। कुकुरबिटेसी बोलता हूं तो खीरा आ गया, ये याद करने पड़ेंगे। ये सरसों में हो जाता है, ये मूली में हो जाता है, ये तो क्रूसीफेरी के हिसाब से खीरा में हो जाता है। इसके अलावा एक इन तीनों कुल के, दोनों कुलों के अलावा एक और पौधा है आर्जीमोन, ये इसमें होता है, ये याद करना पड़ेगा।
आर्जिमोन में भी इस प्रकार का बीजांडान्यास पाया जाता है। ये चौथा हो गया भित्तीय बीजांडान्यास। अब जगह नहीं है इसलिए इनको मिटा रहा हूं, अपन दो और पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 5 ही प्रकार दे रखे हैं, मैं 6 पढ़ाऊंगा, 5वां प्रकार लेके आ रहे हैं अपन, आधारीय बीजांडान्यास। ये आ गया आधार्य, बेसल प्लसेंटेशन, आधार्य बीजांडान्यास। इस प्रकार का बीजांडान्यास एक कोष्ठकीय अंडाशय में होता है। अंडाशय एक कोष्ठकीय होगा। वैसे ये कंपोजिटिव कुल के पादपों की विशेषता है, ग्रेमेनी कुल के पादपों की विशेषता है। कंपोजिटिव बोलूं तो आप जान जाओगे, सूर्यमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और ग्रेमिनी में सारे धान आते हैं, गेहूं, मक्का, जौ, जवार, बाजरा, राई, चावल, गन्ना, घास, बांस, सब इसी के एग्जाम्पल है। याद करने की बात इतनी सी है, यहां एक कोष्ठकीय अंडाशय होगा, ये अंडाशय एक कोष्ठकीय होगा, और इसमें एक बीजांड अंडाशय के आधार पर विकसित होता है। ये देखो आधार, ये बीजांडासन और बीजांड। यहां बीजांड की संख्या है 1, बीजांड कितना है 1, और वो विकसित होगा आधार पर, अंडाशय के आधार पर। अंडाशय के आधार पर लगा है, इसीलिए इसको आधारीय बीजांडान्यास कहते हैं। इसमें केवल एक बीजांड होता है जो अंडाशय के आधार पर विकसित होता है, इसीलिए इसको आधारीय बीजांडान्यास कहते हैं। अपन एक सवाल और भी पढ़ सकते हैं, सबसे कम बीजांड दर्शाने वाला बीजांडान्यास बताओ। भाई सबसे कम का मतलब एक तो होगा ही होगा, और वो आधारीय में ही होगा। यानी इसमें एक कोष्ठकीय अंडाशय के आधार पर एक बीजांड विकसित होता है। और इसका एग्जाम्पल कंपोजिटिकुल, ग्रेमेनिकुल, जिसके आप एग्जाम्पल देख रहे हो। अब एक अच्छी बात, यह सबसे विकसित प्रकार का बीजांडान्यास माना जाता है। सबसे विकसित प्रकार, याद रखें, सबसे विकसित प्रकार का बीजांडान्यास है ये सबसे विकसित प्रकार का बीजांडान्यास है, आधारीय बीजांडान्यास। नेक्स्ट, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। अब एक परिभित्तीय बीजांडान्यास, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। ये क्या होता है? ये बहुकोष्ठकीय अंडाशय में पाया जाता है। बहुकोष्ठकीय अंडाशय मतलब जिसमें पटों की संख्या 5 से ज्यादा होती है, बहुत सारे पट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 से ज्यादा बना दिया मैंने। इसमें बीजांडासन और बीजांड अंडाशय के पटों पर लगे होते हैं। ये देखो पटों पर लगे होते हैं, ये देखो पटों पर दिखाए। ये परिभित्तीय बीजांडान्यास, और ये सबसे कम विकसित बीजांडान्यास है, सबसे आद्य बीजांडान्यास है, मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आद्य बीजांडान्यास। ये पाया जाता है आपका वाटर लिली में। एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, वाटर लिली, जल लिली भी लिख देते हैं कई जगह इसको, ये उसमें पाया जाता है। ये लीजिए, आपने 6 प्रकार के बीजांडान्यास पढ़े और एक ऑर्डर में पढ़े, सबके एग्जाम्पल बताए, डायग्राम बताए, कुछ के साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई। किसी का कुछ भी पूछा जा सकता है, नाम, उदाहरण, एग्जाम्पल, मतलब चित्र, और कॉलम मैच का क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड टू कॉलम थर्ड, नाम, चित्र और उदाहरण सब कुछ मैच करवाया जा सकता है। ये आपको पढ़ना है। ये आपने इस टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा जिसका नाम था बीजांडान्यास। अब एक कंटेंट आपके एनसीईआरटी के आधार मतलब हिसाब से बाकी है इसमें, जिसका नाम है पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन। इसको और पढ़ लेते हैं एक बार। पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन। आ जाओ। तो पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन, पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन।
मतलब पुष्पासन पर ये पुष्प पत्र कहां लगे हुए हैं ये देखने हैं। पुष्प पत्र में अपन बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग की स्थिति को जायांग के सापेक्ष या अंडाशय के सापेक्ष देखेंगे। अंडाशय के सापेक्ष ये ऊपर है या नीचे है या उसके बराबर है, तीन ही कंडीशन बनती है। तो एक तरह से हम यूं भी कह सकते हैं कि पुष्पासन पर जायांग की स्थिति के सापेक्ष अन्य चक्रों की स्थिति क्या है, इस आधार पर हम पुष्प पत्रों पुष्प के प्रकार पढ़ेंगे। और यहां पर तीन संभावनाएं बनती है, या तो वो ऊपर होंगे या वो नीचे होंगे और या वो बराबर होंगे। तो तीन संभावनाएं, इसलिए पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति के आधार पर या अन्य चक्रों की अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर हम तीन प्रकार के पुष्प पढ़ेंगे, जिसमें मैं पहला लेके आ रहा हूं हाइपोगाइनस। इसकी हिंदी मत पढ़ना, अंग्रेजी ही सही है। हाइपोगाइनस, सबसे पहले इसकी क्या विशेषता है। दूसरा पढ़ोगे आप इसमें मुझसे पेरीगाइनस, और तीसरा पढ़ोगे आप मुझसे इसमें एपीगाइनस। ये तीन प्रकार पढ़ोगे आप, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला आ गया हाइपोगाइनस। सबसे पहली बात, इस प्रकार के पुष्पों का पुष्पासन उत्तल, प्राय उत्तल आकृति का होता है। कभी कभी शंकुआकार भी होता है, पर सामान्यतः यह उत्तल आकृति का होता है। ये देखो उत्तल आकृति, और उत्तल आकृति का मतलब बीच में से फूला हुआ। ये देखो, ये यहां से बीच में से फूला हुआ है और किनारे इसके दबे हुए हैं। इस पुष्पासन के फूले हुए भाग पर जायांग विकसित होता है, सेंटर में इसके जायांग। जायांग हमेशा सेंटर में आएगा, सेंटर फूला हुआ है इसलिए जायांग थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और इसके किनारों से अन्य पुष्प चक्र, ये देखो किनारों से अन्य पुष्प चक्र, किनारे दबे हुए थे इसलिए आप देखोगे अन्य पुष्प चक्र थोड़े नीचे रह जाएंगे। अब आप स्थिति बता सकते हो बहुत आराम से। यहां पुष्पासन पर जायांग की स्थिति अन्य चक्रों की तुलना में ऊपर, या अन्य चक्रों की स्थिति जायांग की तुलना में नीचे होती है। जायांग ऊपर है, अन्य चक्र नीचे है, ध्यान देना। या अन्य चक्र नीचे, जायांग ऊपर है। ऊपर होना है था क्योंकि जायांग तो फूले हुए भाग पर आया है और अन्य चक्र दबे हुए भाग पर आया है। इन पुष्पों के अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहते हैं, सुपीरियर अंडाशय। आप देख सकते हो अंडाशय ऊपर है। सबके आधार को कंपेयर करेंगे तो अंडाशय जो है वो अन्य चक्रों के आधार की तुलना में ऊपर है। तो इन पुष्पों का अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहलाता है। ये लीजिए, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सुपीरियर ओवेरी कहलाता है। इसका नाम लिख दिया मैंने, सुपीरियर ओवेरी। और सुपीरियर ओवेरी का प्रतीक याद रखेंगे, जी के नीचे लाइन होता है, यहां पर ध्यान देना। यानी मैंने अभी तक इतना पढ़ाया कि इस प्रकार के पुष्पों का पुष्पासन प्राय उत्तल आकृति का होता है। पुष्पासन बीच में से फूला होता है, किनारे उसके दबे हुए होते हैं। यहां पुष्पासन के उठे हुए भाग से, फूले हुए भाग से जायांग विकसित होता है, जबकि इसके किनारों से अन्य चक्र विकसित होते हैं। पुष्पासन पर जायांग की स्थिति अन्य चक्रों की तुलना में ऊपर और अन्य चक्र जायांग की तुलना में नीचे होते हैं। यहां पर अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, ध्यान देना। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है तो बाकी अन्य चक्र अधोवर्ती हो जाएंगे। ध्यान दे, अंडाशय सुपीरियर है। कल को मैं बोलूं पुमंग कैसा है तो पुमंग इंफीरियर हो गया क्योंकि नीचे है वो। बाह्य दलपुंज इंफीरियर हो गया, दलपुंज इंफीरियर हो गया। क्वेश्चन उल्टा भी आता है। सुपीरियर अंडाशय हाइपोगाइनस पुष्प, इंफीरियर पुमंग अधोवर्ती पुमंग, नीचे स्थित पुमंग, तो भी आंसर क्या जाएगा, हाइपोगाइनस पुष्प ही जाएगा। प्रतीक आपने ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का देख लिया। कई सारे एग्जाम्पल, सरसों, गुड़हल, बैंगन, और भी कई लिख सकते हो आप। जहां भी जी के नीचे लाइन देखोगे हाइपोगाइनस पुष्प बोलोगे, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय बोलोगे। ओके, दूसरा पढ़ते हैं पेरीगाइनस। अब जो अंडाशय बीच में से फुला हुआ था उसके सेंटर को अपन धीरे धीरे दबाएंगे। यहां क्या होता है पेरीगाइनस में,
सेंटर दबे और किनारे थोड़े से उठे पुष्पासन के, तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि सेंटर दबेगा। अगर सेंटर दबेगा तो जो ऊपर है ये जायांग वो नीचे जाएगा, और जो किनारे उठेंगे तो जो किनारों से निकले हुए चक्रीय बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग जो नीचे थे वो अब ऊपर आएंगे। ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाले ऊपर आ रहे हैं, तो कहीं आके मिलेंगे, और जहां आकर मिलेंगे उस समय उसका नाम हो जाएगा पेरिगाइनस। कुछ ऐसा सा हो जाएगा। सेंटर दब गया, कुछ ऐसा सा इसका पुष्पासन हो जाएगा। यानी मैंने इतना सा पढ़ाया कि इसमें अब क्या होने वाला है? इसमें यह होने वाला है कि पुष्पासन चपटा हो जाता है, डिस्क आकृति का हो जाता है। देखो यहां पर बहुत कंफ्यूजन है, पर आपको डिस्क आकृति का ही लिखना है। डिस्क नहीं आए ऑप्शन में तो कफनुमा करके आना है। होता ये डिस्क आकृति का है, कपनुमा डिस्क की अनुपस्थिति में करना है। सेंटर पर जायांग विकसित होता है। सेंटर पर कौन? जायांग। ये देखो सेंटर पर जायांग, और किनारों से अन्य पुष्पीय चक्र। परंतु यहां तो सेंटर और किनारे दोनों के दोनों लगभग समान ऊंचाई पर है, इसलिए पुष्प के सभी चक्र यहां पर लगभग एक ही तल में आ जाते हैं। आप देख सकते हो ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। जब पुष्प के सभी पुष्पीय चक्र पुष्पासन पर एक ही तल में हो तो ऐसे पुष्प को पेरिगाइनस पुष्प कहते हैं। और इसका अंडाशय अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती कहलाता है। भाई अंडाशय ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो उसके अंडाशय के लिए टर्म यूज करेंगे अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती। इसके लिए यह टर्म यूज करेंगे, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इसका प्रतीक होता है जी के बीच में लाइन। पेरिगाइनस पुष्प कहां पाया जाता है? ये आड़ू में होता है, ये अलूचा में होता है, ये गुलाब में होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ये पेरिगाइनस पुष्प हो गया। अब तीसरा एक और रह गया, एपिगाइनस। कल को अंडाशय बीच में से मतलब ये इसका सेंटर बीच में से दबे और किनारे और ऊपर उठे। देखो सेंटर दबा, किनारा ऊपर उठ गया, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ऐसा तो जब सेंटर दब जाए, किनारा ऊपर उठ जाए, तो यहां पुष्पासन फ्लास्क की आकृति का हो जाता है। ये रहा पुष्पासन, और ये आपने बता दिया किस आकृति का? फ्लास्क नुमा। सेंटर बहुत गहरा हो गया, सेंटर में जायांग विकसित होगा। ये देखो ये सेंटर, ये जायांग, यहां सेंटर में जायांग विकसित होगा, और इसके किनारों से अन्य पुष्पीय चक्कर विकसित होंगे। किनारे ऊपर उठे हुए हैं, अन्य पुष्पीय चक्कर, इसलिए पुष्पासन पर अन्य पुष्पीय चक्कर जायांग की तुलना में ऊपर या जायांग अन्य पुष्पीय चक्रों की तुलना में नीचे हो जाता है। जायांग नीचे हो गया, अन्य चक्कर जायांग की तुलना में ऊपर हो गए। इन पुष्पों का अंडाशय अधोवर्ती अंडाशय कहलाता है। इनका अंडाशय अधोवर्ती होता है, इंफीरियर, और इसका प्रतीक होता है जी के ऊपर लाइन। यहां ध्यान देना, अंडाशय अधोवर्ती है, बाकी अन्य चक्कर ऊर्ध्ववर्ती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए पुमंग ऊर्ध्ववर्ती होता है, तो एपिगाइनस में पुमंग या अन्य चक्कर वो तो है ऊर्ध्ववर्ती और अंडाशय है अधोवर्ती। एक खास बात और है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिखाया गया है इसका। यहां पुष्पासन की भित्ति अंडाशय की भित्ति से संयुक्त हो जाती है, अंडाशय पूरी तरह से पुष्पासन में पैक हो जाता है। यह खास बात है,
यहां पुष्पासन की भित्ति अंडाशय की भित्ति से संयुक्त हो जाती है, या मैं यूं कहूं अंडाशय पूरी तरह से पुष्पासन में बंद हो जाता है, तो ऐसे पुष्पों को एपिगाइनस पुष्प कह देते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। सूर्यमुखी कुल में ऐसा होता है, सूर्यमुखी कुल के पुष्पों में ऐसा होता है, जैसे सूर्यमुखी एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। कुकुरबिटेसी कुल में ऐसा होता है, और कुकुरबिटेसी कुल बोलूं तो मैं बहुत सारे पौधे बोल सकता हूं, जैसे कि आपके लौकी, जिसे आप घिया बोल देते हो, कद्दू, जिसे आप करेला, और बहुत सारे एग्जाम्पल, उनमें ऐसा ही होता है। तो सूर्यमुखी में, लौकी में, कद्दू में, करेला में एपिगाइनस पुष्प होता है। याद करने की बात थी। 3 तरह के पुष्प आपने पढ़ लिए पुष्पासन पर अंडाशय के सापेक्ष अन्य पुष्प चक्रों की स्थिति के आधार पर। प्रतीक आपको देखने हैं, किसका क्या प्रतीक है वो मैंने बताया, और किसकी क्या विशेषता है वो मैंने बताया। किसी का भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, किसी का भी डायग्राम पूछ सकते हैं। ये पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन आपने पूरा पढ़ा। अब अपन इसमें एनसीईआरटी को अगर देखें तो एनसीईआरटी में जो आपका पुष्प है उसमें इतना ही लिखा हुआ है। एक एक कंटेंट को आपने कर लिया है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन मैं इस पुष्प में 2 कंटेंट और पढ़ाऊंगा, एक पुष्प सूत्र और एक पुष्प चित्र। और ये 2 कंटेंट में इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ये फैमिली पढ़ने में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इनको बड़े ब्रीफ में लिखा हुआ है, पर वो आगे लिखा हुआ है, और मैं इनको यहीं पढ़ाऊंगा, पुष्प सूत्र को और पुष्प चित्र को। आपके पैकेज में भी ये यहीं पर है, नोट्स में यहीं पर है। इसे चालू कर रहा हूं मैं अब एक नया कंटेंट, पुष्प सूत्र। ये तो मैंने आपको एक तरह से पूरा पढ़ाई दिया, दोबारा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जहां जहां जो जो प्रतीक काम में आने वाले थे वो मैंने बोल दिए। फिर भी अपन यहां एक बार इसको एक साथ पढ़ लेते हैं। एक पढ़ लेते हैं पुष्प सूत्र और एक पढ़ लेते हैं पुष्प चित्र। तो आ जाता है पुष्प सूत्र। ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। अब ये क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला मतलब किसी पुष्प के प्रतीकात्मक प्रदर्शन को, जो पुष्प के विभिन्न भागों की जानकारी देता हो, वो पुष्प सूत्र कहलाता है। मैं फिर कहूं, ये पुष्प के विभिन्न भागों का प्रतीकात्मक सिंबोलेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पुष्प के विभिन्न भागों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, जो पुष्प के विभिन्न भागों की और उनके आपसी संबंधों की जानकारी देता है, वह पुष्प सूत्र कहलाता है। पुष्प सूत्र हमें कई जानकारी देता है प्रतीकों के माध्यम से। किन किन चीज की जानकारी देता है, कौन कौन से प्रतीक हम लेंगे काम, तो वो अपन यहां देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये हमको सहपत्र, सहपत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जानकारी देता है। मैं इधर लिखता हूं, आप जानते हो अगर सहपत्र है तो पुष्प सहपत्री पुष्प होगा, और आपने सहपत्री पुष्प के लिए प्रतीक लिखा था BR, और असहपत्री पुष्प के लिए प्रतीक लिख रखा है आपने EBR। तो अगर सूत्र में कहीं BR है तो आप उसको पढ़ोगे BR, सहपत्री पुष्प ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर EBR है तो आप उसको पढ़ोगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। प्रतीक से पता कर लिया आपने। तो एक तो ये सहपत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जानकारी देता है। ऐसे ये सहपत्रिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जानकारी भी देता है। आप जानते हो सहपत्रिका, आपने पढ़ा था सहपत्रिका युक्त पुष्प अगर होगा, सहपत्रिका युक्त पुष्प, तो उसका प्रतीक आप जानते हो BRL होता है। और सहपत्रिका रहित पुष्प अगर है, सहपत्रिका रहित पुष्प, तो उसका प्रतीक आप जानते हो EBRL होता है, ई ब्रैक्टियोलेट। प्रतीक से पता लग जाएगा। मैं भी लिखूंगा, एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर सूत्र लिखूंगा, तब आपको और समझ में आएगा। यह हमें पुष्प की सममिति की जानकारी भी देता है। सममिति आपने पढ़ी थी, वहां पर चिन्ह भी पढ़े थे। ये देखो सममिति की, अगर वहां पर त्रिज्या सममित पुष्प है
तो उसका प्रतीक आपने पढ़ा था त्रिज्या सममित पुष्प का, ऐसे डॉक्टर वाला निशान। और अगर एक व्यास सममित पुष्प है तो आप उसका प्रतीक भी पढ़ चुके हो। एक व्यास सममित पुष्प का ये निशान आपने पढ़ा था, निशान देके पता कर लोगे पुष्प की सममिति क्या है। तो यह हमें पुष्प की सममिति की जानकारी भी देता है, ध्यान देना, सममिति की जानकारी भी देता है। इसके अलावा यह पुष्प में लिंग की स्थिति की जानकारी भी देता है। पुष्प में लिंग की स्थिति की जानकारी भी देता है कि पुष्प द्विलिंगी है या एक लिंगी है या बंध्य है, यह आपने पढ़ा था। अगर द्विलिंगी पुष्प है तो उसका निशान आपने यूं पढ़ा था। अगर एक लिंगी पुष्प है तो उसका निशान आपने यूं पढ़ा था। एक लिंगी में नर का निशान आपने यूं पढ़ा था, मादा का निशान आपने यूं पढ़ा था। ये नर है और ये मादा है, ये निशान एक साथ आगे पहले पढ़ रखे हैं आपने। और अगर वो बंध्य पुष्प है, न्यूटर फ्लावर है, तो उसको आपने एन से लिखा था। तो ये पुष्प में लिंग की स्थिति की जानकारी भी देता है। ये पुष्प के पुष्पासन पर उपस्थित विभिन्न पुष्प चक्रों की उपस्थिति की जानकारी देता है। विभिन्न पुष्प चक्र की उपस्थिति यानी कि पुष्प चक्रों की उपस्थिति, ये कैसे? आपने विभिन्न पुष्प चक्रों के प्रतीक पढ़ रखे हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, इसके लिए आप जानते हो बाह्य दलपुंज के लिए के लिखा जाता है, तो उसमें अगर के है उसके नीचे सदस्य लिखे हुए हैं तो आप बताओगे बाह्य दलपुंज है। दलपुंज के लिए आप जानते हो सी लिखते हो। परिदल पुंज के लिए आप जानते हो, परिदल पुंज अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, पढ़ाऊंगा, पी होता है। पुमंग आप देख सकते हो, पुमंग के लिए ए, जायांग के लिए जी, ये काम में लेते हैं। हालांकि एक अतिरिक्त संरचना के लिए कभी कभी आप और पढ़ते हो अनुबाह्य दलपुंज, हालांकि ये चक्र नहीं है पुष्प का, पर कभी कभी इसको भी लिखते हैं EPIK से, पढ़ा था आपने, मालवेसी कुल में पढ़ा था ये। तो पुष्प चक्रों की उपस्थिति और पुष्पासन पर उनकी स्थिति, मतलब बाहर से अंदर की ओर लिखे जाते हैं हमेशा। प्रत्येक पुष्प चक्र में पुष्प पत्रों की संख्या को बताता है। पुष्प चक्र के पुष्प पत्रों की संख्या, और संख्या कहां लिखी जाती है बताया था, किसी भी प्रतीक के आधार पर दाईं तरफ। जैसे बाह्य दलपुंज में 5 बाह्य दल है तो बाह्य दलपुंज का प्रतीक लिख लीजिए, लिख लिया। अब संख्या लिखनी है तो इसके दाईं तरफ, ये मेरा दायां हाथ है, इसके दाईं तरफ, और आधार पर, जैसे मैंने यहां 5 लिख दिया तो बाह्य दलपुंज में 5 बाह्य दल है। ऐसे अगर मैं दलपुंज की बात करता तो ऐसे ऐसे लिखता, दलपुंज में 5 दल है। संख्या हमेशा प्रतीक के दाईं तरफ आधार पर लिखी जाती है। तो ये संख्या पता कर लोगे आप चित्र से, सूत्र से पता कर लोगे। संख्या अगर ब्रैकेट में है तो ससंजन है और ब्रैकेट में नहीं है तो ससंजन नहीं है। मतलब यह ससंजन वह आसंजन की जानकारी भी देता है। ससंजन मैंने पढ़ाया था कि यदि किसी भी पुष्प चक्र के सदस्य आपस में आंशिक या संयुक्त रूप से जुड़े हैं तो वहां ससंजन होता है, और ससंजन होने पर संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है। जैसे अगर मैं बोलूं संयुक्त बाह्य दलीय अवस्था, ये ससंजन बाह्य दलों का ससंजन है तो इसका प्रतीक होता है के दाईं तरफ आधार पर बाह्य दलों की संख्या लिखी जाती है और छोटे कोष्ठक बंद कर जाते हैं। ऐसे संयुक्त दलीय अवस्था में भी आप देख सकते हो, सी के दाईं तरफ आधार पर दलों की संख्या होगी और वो छोटे कोष्ठक में बंद कर देंगे। ऐसे संयुक्त पुंकेसरी अवस्था में भी आपने पढ़ा था, संयुक्त पुंकेसरी अवस्था में ए के दाईं तरफ पुंकेसरों की संख्या थी और वो छोटे कोष्ठक में बंद हो जाएगी। ऐसे संयुक्त आंडपीय अवस्था में भी आप देख सकते हो, संयुक्त आंडपीय अवस्था, इसमें भी जी के दाईं तरफ अंडपों की संख्या होगी और वो छोटे कोष्ठक में बंद हो जाएगी। ऐसे संयुक्त परिदलीय अवस्था भी आपने पढ़ी हुई है। संयुक्त परिदलीय अवस्था में पी के दाईं तरफ परिदलों की संख्या होगी और वो छोटे कोष्ठक में आ जाएगी। और अगर ये संख्या बिना कोष्ठक के लिखी जाती है तो वो पृथक अवस्था को बताती है, ससंजन की अनुपस्थिति को बताती है। जैसे
पृथक बाह्य दली में के बाह्य दलों की संख्या बिना ब्रैकेट के होगी। मैं इधर लिख देता हूं, इनको बिठा देता हूं। अब प्रतीक आपको याद करने पड़ेंगे, वैसे मैंने शुरू से ही पढ़ा दिए थे इनको। जैसे अगर मैं पृथक बाह्य दलीय अवस्था की बात करता हूं, पृथक बाह्य दलीय अवस्था, तो के दाईं तरफ बाह्य दलों की संख्या होगी, लेकिन ये बिना ब्रैकेट के होगी। अब की बार ये लीजिए, ऐसे पृथक दली की बात करें तो सी के दाईं तरफ दलों की संख्या होगी, पर ये बिना ब्रैकेट के होगी। ऐसे पृथक परिदलीय अवस्था की बात करूं तो पृथक परिदलीय अवस्था में पी के दाईं तरफ परिदलों की संख्या होगी, लेकिन वो बिना ब्रैकेट के होगी। ऐसे पृथक पुंकेसरी अवस्था की बात करूं तो पृथक पुंकेसरी अवस्था में भी ए के दाईं तरफ पुंकेसरों की संख्या होगी, लेकिन वो बिना ब्रैकेट के होगी। ऐसे में वी युक्तांडपी अवस्था की बात करूं तो जी के दाईं तरफ अंडपों की संख्या, पर वो बिना ब्रैकेट में होगी। ये काम की बात है। ससंजन को बताता ये संख्या देख लेंगे ब्रैकेट में है कि बिना ब्रैकेट के। आसंजन को भी बताता है। आसंजन आपने पढ़ा था, आसंजन का नियम बताया था मैंने, लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में, कि जिन दो चक्रों के बीच आसंजन है उनके प्रतीकों को एक चापमयी रेखा से जोड़ देते हैं। जैसे आपने मुझसे दो आपके सिलेबस में एक तो आप पढ़ोगे दल्लग्न पुंकेसर, याद आया हो तो, दल्लग्न पुंकेसर, और उसमें आपने सी और ए इन दोनों के प्रतीकों को चापमयी रेखा से जोड़ा था। ऐसे आपने परिदल्लग्न पुंकेसर का भी पढ़ा था। परिदल्लग्न पुंकेसर में पी और ए को चापमयी रेखा से जोड़ा था आपने। ससंजन और आसंजन को बताता है। पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति को बताता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है कि अधोवर्ती है, कि अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती है। पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति को भी बताएगा। अगर आप बात करें ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, तो इसका प्रतीक आपने लिखा था जी के नीचे लाइन, ऐसे पढ़ा था। अधोवर्ती अंडाशय में जी के ऊपर लाइन पढ़ी थी आपने, और जी के बीच में लाइन, नहीं सही बताया, सॉरी, अधोवर्ती अंडाशय में जी के ऊपर लाइन और अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती में जी के बीच में लाइन बताई थी। वैसे बंध्य पुंकेसरों के लिए अपन जो प्रतीक काम में लेते हैं वो होता है एसटीडी, बंध्य पुंकेसर। इसके लिए आ जाएगा एसटीडी, स्टेमिनोड पढ़ा था आपने। ऐसे एक क्रॉस रूप दलपुंज, ये आपके आगे आएगा, अभी याद रखें, क्रॉस रूप दलपुंज, इसके लिए प्रतीक होता है C4 बिना ब्रैकेट के और गुणा का निशान, क्रॉस का निशान। ये सारे प्रतीक आप पुष्प सूत्र में काम में लोगे और इन प्रतीकों के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियां दे दोगे। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि किसी पुष्प के विभिन्न भागों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, जो हमें किसी पुष्प में सहपत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति की, सहपत्रिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति की, पुष्प की समिति की, पुष्प में लिंग की स्थिति की, पुष्प के पुष्पासन पर उपस्थित पुष्प चक्र और उनकी स्थिति की, प्रत्येक पुष्प चक्र में उपस्थित पुष्प पत्रों की संख्या की, उनके आपस में ससंजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति की, उनके आसंजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति की, और पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति को विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से बताता है। वह सूत्र पुष्प सूत्र कहलाता है। हालांकि पुष्प सूत्र, जैसे मैं एक बात लिखूं बोर्ड पर, समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको अभी याद नहीं करना है ये। मान लीजिए कि मैं आपके सामने क्रूसीफेरी कुल का पुष्प सूत्र लिखता हूं, ये लिखा मैंने EBR, ऐसे करके मैंने, ये आपको अभी याद नहीं करना है, ये केवल समझने के लिए ये होता है। अब इसको आप कैसे पढ़ोगे? तो EBR देखते ही असहपत्री पुष्प आपके दिमाग में आ गया। ये निशान देखते ही त्रिज्या सम्मित पुष्प, समिति की जानकारी हो गई। उभयलिंगी पुष्प आपने देख दिया, पुष्प में लिंग की स्थिति की जानकारी हो गई। चारों चक्कर है पूर्ण पुष्प, ये देखो। अभी नीचे लाइन है तो हाइपोगाइनस पुष्प ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है। यहां से बाह्य दलपुंज में 4 सदस्य हैं, पृथक बाह्य दलीय अवस्था है, ससंजन नहीं है। दलपुंज में क्रॉस रूप दलपुंज है, 4 सदस्य हैं।
सदस्यों की संख्या बता रहा है, दाईं तरफ आधार पर संख्या, बिना ब्रैकेट के पृथक दली है। पुमंग में 6 पुंकेसर हैं, पृथक पुंकेसरी है, 2 सदस्य 2 चक्रों में है, बाहरी चक्कर में 2 है, भीतर चक्कर में 4 है। ये सब आपको ये सूत्र बता रहा है। जायांग में 2 अंडप है, संयुक्त अंडप्य अवस्था है, क्योंकि संख्या ब्रैकेट में नीचे लाइन है तो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, और जब अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है तो पुष्प हाइपोगाइनस होता है। ये सारी जानकारियां आपने सूत्र से ही देख ली। ये पुष्प सूत्र था। हालांकि इसकी कुछ कमी है सूत्र की। क्या कमी है आप देख सकते हो, ये कई ऐसी चीजें भी हैं जिनकी जानकारी नहीं देगा। जैसे कि इस चित्र को पढ़कर आप ये नहीं बता सकते यहां पर, इस चित्र को पढ़कर कि पुष्पासन पर कि बीजांडा न्यास क्या है, मतलब ये किन किन चीजों की जानकारी नहीं देता, बीजांडा न्यास के प्रकार की जानकारी नहीं देता, बीजांडा न्यास का प्रकार नहीं बताता। सूत्र को देखकर नहीं बता सकते आप। ये दल विन्यास के प्रकार की जानकारी नहीं देता। ये नहीं बता सकते कि यह कोर छाती है कि कोर स्पर्शी है कि व्यावर्तित है। इसको देखने के लिए चित्र की जरूरत पड़ेगी। यह अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या नहीं बताएगा, बस अंडाशय में केवल अंडकों की संख्या बताता है, अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या की जानकारी नहीं देता। ये प्रत्येक कोष्ठक में कितने बीजांड हैं उनकी जानकारी भी नहीं देता, और भी कई चीजों की जानकारी नहीं देता होगा। मैंने वो चीजें लिख दी जिनकी जानकारी ये देता है। तो ये दल विन्यास के प्रकार की, बीजांडा न्यास के प्रकार की, अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या की, प्रत्येक कोष्ठक में बीजांड की संख्या की जानकारी नहीं देता। ये इसकी कमियां हैं पुष्प सूत्र की। और इन कमियों को दूर करने के लिए अब मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूं, और वो है पुष्प चित्र। आ जाइए। तो जिसको सूत्र पढ़ना आ गया उसके लिए फैमिली बहुत आराम से काम हो जाएगी, और जिनके लिए सूत्र, मान लीजिए सूत्र किन कुछ चीजों की जानकारी नहीं देता, उन चीजों की जानकारी अपन को चित्र से मिल जाएगी। इसका मतलब जिसको सूत्र और चित्र दोनों आते हैं वो पूरे पुष्प का वर्णन कर सकता है। एक नया लेके आ रहा हूं मैं, पुष्प चित्र। ये लीजिए, फ्लोरल डायग्राम। इसमें चित्र बनाएंगे अपन। ये क्या है? ये पुष्प की कलिका अवस्था के अनुप्रस्थ काट का चित्रात्मक प्रदर्शन है। देखो, कलिका अवस्था में, और कौन सा काट है? अनुप्रस्थ काट है। कलिका अवस्था के अनुप्रस्थ काट का चित्रात्मक प्रदर्शन है ये। इसमें अपन विभिन्न चिन्ह काम में लेंगे, और ये चिन्ह के द्वारा अपन पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करेंगे। ये यहां पर कौन कौन से चिन्ह काम में लेंगे? जैसे अगर मैं ऐसा एक सर्किल, डार्क सर्किल काम में लेता हूं, आपने पहले पढ़ा था, ये मात्र अक्ष होगा। अगर मैं कोई ऐसा निशान काम में लेता हूं खाली, ये सहपत्तर है। अगर मैं ऐसा निशान काम में लेता हूं, ऐसा, इसमें लाइनें लगी होती है, ये बाह्य दल है। अगर मैं ऐसा निशान काम में लेता हूं, ये दल है। ये पुंकेसर, जिसमें अगर मैंने 2 बार मोड़ा है तो ये डाइथिकस पुंकेसर है। नीचे की तरफ मुंह है तो अंतर्मुखी है, और अगर ऊपर की तरफ मुंह है तो बहिर्मुखी है। ये देखिए, ये डाइथिकस अंतर्मुखी, इंट्रोज, और ये भी डाइथिकस है पर ये बहिर्मुखी है, एक्सट्रोज, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की ओर किया मैंने। पुंकेसर, अगर मैं ये बनाता हूं एक ही बार मरोड़ी, तो ये मोनोथिकस पुंकेसर का निशान है। और अगर मैं सर्किल बनाता हूं तो ये अंडाशय है। यहां पर इसमें पट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये एक कोष्ठकीय है। अगर मैं इसको यूं कर देता तो ये त्रिकोष्ठकीय हो जाता, 3 कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बीजांडा सन और बीजांड कहां लगे हुए हैं मैं वो भी दिखाऊंगा। केंद्र में दिखाता तो अक्षीय बीजांडा न्यास हो जाता। तो ये चित्र आप इसमें काम में लोगे। अब मैं एक चित्र से आपको समझाता हूं। जैसे मैं क्रूसीफेरी का चित्र बनाता हूं, क्रूसीफेरी,
ये निशान आपको देखते रहने कि ये सर क्या बना रहे हैं। छोटा चित्र बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा, आपको समझ में आ जाएगा इससे। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने मेरी सहायता के लिए सर्किल बनाया था, चित्र आराम से बन जाए। चित्र आप जानते ही हो मैं बहुत ही बढ़िया बनाता हूं, खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं। ये लीजिए, ये लाइन आपको कुछ और भी कह रही है। ये मात्रक्स, ये आपको कुछ बता रहा है। इस निशान को पढ़ोगे तो आप देखोगे ये निशान बाह्य दल का निशान है। मैंने 4 बनाए यानी कि 4 बाह्य दल हो गए, यानी मैं यहां लिखूं के 4 है, पर 4 में 2 बिल्कुल बाहर है, 2 अंदर है, तो 2 + 2 हो गए। आपस में जोड़े नहीं है मैंने, इसलिए कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया है। दूसरा, ये निशान आप उससे मिलाएंगे, निशान वाले सेक्शन में जाके मिलाओगे तो आपको लगेगा ये निशान दल का है। ये दल, आपको 4 दल दिखाई दे रहे हैं यहां पर, 1 2 3 4, और कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है ये, तो C4। ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पता थी। यहां पर पुंकेसर बना रहा हूं मैं, इसके अंदर है, इसलिए इसके आगे लिखूंगा ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6। ये निशान देखोगे तो डाइथिकस पराकोष का अंतर्मुखी, 6 पराकोष मतलब 6 पुंकेसर, 2 चक्रों में बाहर 2 भीतर 4, और एक अंडाशय बनाऊंगा मैं यहां पर। ये अंडाशय में पट है तो द्विकोष्ठ की है, पटों की संख्या की जानकारी दे रहा है। ये बीच वाली लाइन को इससे मत कंफ्यूज हो जाना कि चतुर्कोष्ठ की हो गया, तो द्विकोष्ठ की है। भित्ति पर लगा रहा हूं बीजांडा सन और बीजांड, भित्तीय बीजांडा न्यास हो गया, भित्ति पर है तो, और प्रत्येक कोष्ठक में एक ही बीजांडा है। ये मात्रक्स है। यहां पर जायांग में 2 अंडप होंगे। इसको अगर मैं देखो तो मैंने इसमें कहीं पर भी सहपत्र नहीं बनाया है। सहपत्र होता तो मैं यहां बनाता, ऐसे। यहां नहीं बनाया है, इसका मतलब ये पुष्प असहपत्री है, EBR। और आपने देखा इसमें अंडाशय है मतलब जायांग है, पराकोष है मतलब पुंकेसर है, मतलब ये उभयलिंगी है। और आप देखो किसी भी अक्ष से काट के देख लो इसको, इस चित्र के आधार पर ये 2 समान भागों में बढ़ जाएगा, मतलब त्रिज्या सममित पुष्प है। किसी भी अक्ष से काटने पर 2 समान भागों में बढ़ जाए तो त्रिज्या सममित पुष्प है। ये सारी जानकारी दे रहा है अपने को। यानी किन किन की जानकारी दे रहा है कि पुष्प की कलिका अवस्था के अनुप्रस्थ काट का चित्रात्मक प्रदर्शन, जो मात्र अक्ष के सापेक्ष, ये बात खास है, मात्र अक्ष के सापेक्ष हमें निम्न चीजों की जानकारी देता है। सबसे पहले सहपत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति की जानकारी दे रहा था, ये सूत्र भी दे रहा है, चित्र भी दे रहा है। पुष्प की सम्मिति की जानकारी भी दे रहा है, पुष्प में लिंग की स्थिति की जानकारी भी दे रहा है, पुष्प के पुष्प चक्रों की उपस्थिति और उनकी स्थिति की जानकारी भी दे रहा है। आप देख रहे हो बाह्य दलपुंज सबसे बाहर है, इसके अंदर दलपुंज है, इसके अंदर पुमंग है, इसके अंदर जायांग। प्रत्येक चक्कर में पुष्प पत्रों की संख्या की जानकारी दे रहा है, आपने लिखी है। इनके ससंजन और आसंजन की जानकारी दे रहा है। अगर ये जुड़े होते तो मैं इनको जोड़ देता, नहीं जुड़े हैं तो नहीं जोड़ा, ऐसे आसंजन भी दिखा देता। तो ससंजन और आसंजन की जानकारी दे रहा है। ये बीजांडा न्यास के प्रकार की जानकारी दे रहा है। ध्यान देना, सूत्र की कमी को दूर कर रहा है। जैसे आपने इस चित्र को देख के बताया था भित्तीय बीजांडा न्यास, दल विन्यास के प्रकार की जानकारी भी दे रहा है। आप देखो ये बता देगा यहाँ पर कोर स्पर्शी दल विन्यास है दलों में, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं। चित्र देखकर दल विन्यास के प्रकार की जानकारी पता लग जाएगी। अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या की जानकारी पता लग गई, जैसे यहाँ 2 कोष्ठक है, प्रत्येक कोष्ठक में बीजांड की संख्या की जानकारी भी पता लग गई। इन साथ में ये मकरंद ग्रंथि की उपस्थिति की जानकारी भी देता है, अगर ये निशान मकरंद ग्रंथि का है। ये सारे जानकारी प्रदर्शित करने वाला पुष्प के अनुपस्थ काट का चित्रात्मक प्रदर्शन पुष्प चित्र कहलाता है। पुष्प चित्र की एक कमी है,
या अंडाशय चाहे ऊर्ध्ववर्ती हो चाहे अधोवर्ती हो, ये हमेशा सेंटर में ही बनता है। इसका मतलब इस चित्र को देखकर हम, चित्र की एक ही कमी है कि ये पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति को व्यक्त नहीं करता। ये देखिए, ये चित्र नहीं देता, सूत्र देता है। पुष्प चित्र की कमी क्या है? पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति को व्यक्त नहीं करता। तो चित्र की कमी सूत्र दूर कर रहा है और सूत्र की कमी चित्र दूर कर रहा है। अतः जिस किसी को सूत्र और चित्र दोनों आते हैं, वो पूरे पुष्प का वर्णन कर सकता है। खैर, मात्र अक्ष बनाना बहुत जरूरी है। इस चित्र में बिना मात्र अक्ष के चित्र गलत हो जाएगा, क्योंकि सारी कुछ जानकारियां मात्र अक्ष के सापेक्ष है। ये विभिन्न चिन्ह थे जो आप काम में लोगे। ये आपका पुष्प चित्र हो गया, और इसी के साथ ये सूत्र और चित्र दोनों समाप्त, और इसी के साथ आपका ये पुष्प भी समाप्त। जिसने सूत्र चित्र ध्यान से पढ़े हैं, उसको पुष्प का वर्णन करने में कोई जोर नहीं आएगा आगे फैमिली में। ये आपका पुष्प एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और पैकेज के अकॉर्डिंग पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन कम से कम सीबीएसई में आएगा, ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को एक बार फिर से एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, डायग्राम्स देखेंगे। मैंने डायग्राम टू डायग्राम, चित्र, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट एनसीईआरटी का पढ़ाया है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।